हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन आवर फिजिक्स चैनल द वे ऑफ यू लर्निंग टू विश। स्वागत है एक बार फिर सभी का जोरदार तरीके से। और आज हम बात करने वाले हैं फिर एक बार स्टैंडर्ड 12th की। सब्जेक्ट यहाँ पे है फिजिक्स और चैप्टर नंबर 5 की बात करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो सीबीएसई और आरबीएसई दोनों के लिए कॉमन है। कौन कौन से टॉपिक आज जो हम कवर करने वाले हैं, और आज जो भी हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इतना श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि 100% यू विल लर्न ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ओके, एक बार अगर वीडियो पूरा कंप्लीटली देखा तो चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि सिंगल वन टॉपिक आपका ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आए। और अगर फिर भी समझ में नहीं आए, यू कैन कमेंट इन द बॉक्स, आई विल एक्सप्लेन बेटरली। ओके, अगेन आई विल मेक द वीडियोज ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं। 100% यू विल अंडरस्टैंड। एक बार शुरू करते हैं। फिर एक बार स्वागत करता हूं आपको आवारा फिजिक्स पे। टॉपिक्स टू बी कवर, कौन कौन से टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले हैं। पहला टॉपिक है एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन करंट इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां J इज इक्वल टू सिग्मा ई हमें लाना है। J यहां पे हमारी है करंट डेंसिटी, E हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो हमारा सिग्मा है, सिग्मा यहां पर है कंडक्टिविटी। सिग्मा क्या है यहां पर? कंडक्टिविटी। सेकेंड टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं यहां पर, द सेकेंड टॉपिक वी आर गोइंग टू बी कवर हियर, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ बाय यूजिंग रिलेशनशिप बिटवीन J इज इक्वल टू सिग्मा ई। जैसे हम ये रिलेशनशिप समझ लेते हैं J इज इक्वल टू सिग्मा ई, वैसे ही उसके बाद तुरंत ही हम क्या करेंगे, इस रिलेशन J इज इक्वल टू सिग्मा ई को यूज करके हम ओम्स लॉ को लेकर आएंगे यहां पर। ठीक है। थर्ड टॉपिक हमें जो पढ़ना है, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। इसके अंदर हम बात करेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टेंस, एंड व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। आफ्टर कवरिंग दिस टॉपिक, नंबर 4 वी आर गोइंग टू बी कवर हियर। तो चौथा टॉपिक जिसकी हम बात करने वाले, रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। कौन सा टॉपिक है? रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी एंड डायमेंशंस ऑफ कंडक्टिविटी। तो यहां पे रेजिस्टिविटी के बारे में भी समझेंगे, कंडक्टिविटी क्या होती है वो भी डिस्कस करेंगे, और डायमेंशंस कैसे निकालेंगे कंडक्टिविटी की वो भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक बार सारे हीरो लोगों को फर्स्ट टॉपिक की डिटेल में अंडरस्टैंडिंग दे ही देते हैं। एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो J इज इक्वल टू क्या लाना है हमें? सिग्मा ई लाना है। तो सबसे पहले क्या करें और क्या दिमाग में एस्टेब्लिश करें जिसकी वजह से हमारे पास रिलेशन क्या आ जाए, J इज इक्वल टू सिग्मा ई। तो जो भी मैं यहां समझा रहा हूं वो भी लिख भी रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बाय यूजिंग रिलेशनशिप बिटवीन ड्रिफ्ट स्पीड एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले J इज इक्वल टू सिग्मा ई लाने के लिए हमें कुछ रिलेशनशिप यूज करनी है, जिस रिलेशनशिप का यहां पर रिलेशन किसके बीच में हमें दिमाग में एस्टैब्लिश करना है, ड्रिफ्ट स्पीड और इलेक्ट्रिक करंट का हमें यहां पर एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। तो हीरो लोग दिमाग में बैठा लेना कि ड्रिफ्ट स्पीड और इलेक्ट्रिक करंट का हमें रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। नाउ सी दैट पहले से हम निकाल चुके इसको। अगर नहीं समझ में आया तो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने ये एस्टैब्लिश करके दिखाया हुआ है। NeAVD, where I is current, N is the number of electron, E is the electron charge, A is the area and VD is the drift speed। दूसरा रिलेशन कौन सा है? दूसरा रिलेशन है हमारा करंट डेंसिटी। ऑब्वियसली यार करंट डेंसिटी तो हमें चाहिए ही चाहिए, क्योंकि रिलेशन उसी का तो बात कर रहे हैं हम लोग। करंट डेंसिटी इज इक्वल टू होता है J इज इक्वल टू I डिवाइडेड बाय A होता है। क्या होता है? J इज इक्वल टू I डिवाइडेड बाय A। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I? NeAVD। वी आर पुटिंग हियर NeA and multiply with VD and divided by area. So area to area cancel. So remaining is NeA
मल्टीप्लाई विथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो कुछ चीजें जो हम जानते हैं उसका यूज करने वाले, वी नो दैट, क्या जानते हैं भाई हम, वी नो वन थिंग, व्हाट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर्मूला। सो वेरी बेसिक फॉर्मूला, वी ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दैट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ई टॉर्क। टॉर्क इज नॉट लाइक दैट, दिस इज द टाउ, दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम, क्योंकि कई बार स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन होता है। ओके, रिलैक्सेशन टाइम ई टाउ डिवाइडेड बाय एम मल्टीप्लाई विथ ई। So J is equals to, let's put here, see this particular formula value we put it in the I, okay, and after that we got it this expression, and in this expression this VD is replaced by this formula, okay. So J is equals to N multiply with E, and this is multiply with E relaxation time divided by mass and multiply with E. So finally we got it N E square tau divided by m and multiply with E. So this is the very basic understanding about the J is equals to N E square tau divided by m multiply with E. अब यहाँ पे कुछ चीजें देखेंगे आप, J आ गया है, E आ गया है, अब हमें क्या चाहिए, सिग्मा चाहिए। सो ऑब्वियसली यहाँ पर सिग्मा एक कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है। आगे जाके बताऊंगा भी इसी कंडक्टिविटी क्या है, व्हाट एक्चुअली मीनिंग ऑफ द कंडक्टिविटी, ये सारी बात हम करने वाले हैं। इससे पहले हम जो बात करने वाले हैं उसे ढंग से समझ लें, और कहीं इसमें प्रॉब्लम आती है तो यू कैन जस्ट कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। सो दिस इज द पेज नंबर फर्स्ट, बिकॉज आई हैव टू पोस्टेड द नोट्स ऑल्सो, स्टूडेंट्स आर डिमांडिंग। नाउ वी आर कम टू द सेकेंड पेज। नाउ सी दैट अभी हमने एक रिलेशन निकाल दिया, उस रिलेशन में हमने क्या निकाला वो समझ लेना। We got it, J is equals to N E square tau divided by M and multiply with E. And I told you that sigma is the conductivity and that is constant. So you can see that N is constant, that is number of electrons. ऐसा तो नहीं हो सकता कि 1/2 इलेक्ट्रॉन्स है, या तो 1 इलेक्ट्रॉन होंगे या 2 होंगे या 3 होंगे। सो दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिट इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट क्वांटिटी। E, you know that 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, this is also the constant quantity, and tau is the relaxation time। सारे इलेक्ट्रॉन है उनका रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, सेम होता है। क्यों सेम होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम है, जिस स्पीड से पहले वाला जा रहा था उतनी स्पीड से दूसरा वाला जाएगा, जिस स्पीड से वो कोलिजन करेगा फर्स्ट वाली वॉल से, उसी वॉल से जब वो कोलिजन करेगा तो सेम रिलैक्सेशन टाइम उसे भी मिलेगा। m is the mass, you know that mass is 9.1 into 10 to the power minus 31 किलोग्राम। सो ये भी कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, ये वेरी करता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वेरी करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या करेगा, वेरी करेगा। तो यहां पर इस पूरी वैल्यू को हम यहां पे क्या लिख देते हैं, दिस टोटल वैल्यू, this is replaced by sigma. So J is equals to sigma E. J is equals to sigma E. We got it the relationship. By means I can say that the sigma is replaced by N E square tau divided by M, because sigma is also constant and the whole constant give the value which is equal to conductivity. So that is what conductivity, that is electric field। कुछ भी समझ में नहीं आए कमेंट कर सकते हैं, स्कीप मत करना, 101% यू विल अंडरस्टूड। ये है आपकी करंट डेंसिटी। तो हीरो लोग समझ में आ रहा होगा, और कोई बड़ी बात और बड़ा कॉन्सेप्ट मैं नहीं समझा रहा हूं जो समझ में ही नहीं आए, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट पूछता है सर J इज इक्वल टू सिग्मा, ही हमने रिलेशनशिप निकाला, उससे कंक्लूजन क्या निकला सर, क्या जरूरत थी इसकी। ये काफी क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट के, लेकिन वो पूछते नहीं है क्लास में, क्या पता टीचर डांट दे, ऐसा कुछ भी यहाँ नहीं है, क्योंकि मैं आपके लिए एक दोस्त से बढ़ के हूँ, ठीक है। सो स्पेशल केस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है स्पेशल केस जो हमें यहाँ पे स्टडी करनी है। सो एक एक चीज मैं लिख रहा हूं, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है। स्पेशल केस की बात कर लेते हैं। फ्रॉम दिस
from this relationship, what we can say that we know that the most important relation, we know that this sigma is not depend on electric field. This sigma is not depend on electric field. So that is a very important case. The sigma is not depend on electric field. So I changed the marker, that's why I have taken the time. We know that conductivity not depends on इलेक्ट्रिक फील्ड. भाई क्यों डिपेंड नहीं करती? इसीलिए डिपेंड नहीं करती क्योंकि यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट केस है कि अगर आपका कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिक फील्ड से डिपेंड करती तो ये कभी कांस्टेंट नहीं होती, और कंडक्टिविटी की जितनी भी वैल्यू वो सारी की सारी क्या है? कांस्टेंट है. ओके, अगर ये कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली बात है इट इज नॉट गोइंग टू डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड. सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट टॉपिक. I hope so you understood till that. It's a very easy topic. Now we are going to be cover the second topic. That is very important. J is equal to sigma E relationship समझ में आ गया होगा सभी को. So now we are going to cover next one topic. So here what is the second topic is, I am writing here deduction of Ohm's law. Deduction of Ohm's law by using relationship between current density and इलेक्ट्रिक फील्ड. करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. तो हमें यहां पर J इज इक्वल टू सिग्मा ई की रिलेशनशिप यूज करनी है. सो डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ बाय यूजिंग रिलेशनशिप बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं यहां पे. सो सबसे पहले मुझे पता है कि रिलेशन क्या है, J इज इक्वल टू सिग्मा ई. अभी हमने निकाला. ओके, अब यहां पे मुझे ये चीज तो पता है कि J इज इक्वल टू क्या होता है, I डिवाइडेड बाय ए, बाय मीन्स करंट डिवाइडेड बाय एरिया. करंट डिवाइडेड बाय एरिया. ओके, सो अनदर थिंग ऑल्सो, किसके बीच में रिलेशनशिप? इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशनशिप. ये भी मैंने चैप्टर 3 के अंदर डाला हुआ है. अगर टॉपिक वापस समझना है तो दोबारा वीडियो में जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, द रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. ये टॉपिक डाला हुआ मैंने. सो एज वी नो दैट द रिलेशन इज V इज इक्वल टू होता है E डॉट एल. सो यहां हो जाएगा E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाय एल हो गया. सो लेट्स पुट दिस वैल्यू इन द गिवन रिलेशन. तो J इज इक्वल टू मैंने क्या रख दिया, I डिवाइडेड बाय ए रख दिया, सिग्मा का सिग्मा रख दिया, एंड E इज इक्वल टू मैंने रख दिया V बाय क्या रख दिया, L रख दिया. अब यहाँ पे मुझे ट्रांसफर करना है, V साइड में लाना है. क्यों लाना है? क्योंकि मुझे पता है ऑब्वियसली कि ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू क्या होता है, IR. ओके, तो वो रिलेशन लाने के लिए मैंने ऐसा किया. तो V इधर रह जाएगा तो क्या हो जाएगा, I मल्टीप्लाई विथ L एंड डिवाइड में कौन रह गया, A रह गया, और ये डिवाइड में क्या आ जाएगा, 1 अपॉन सिग्मा आ जाएगा. तो अब यहां पे कंडीशन समझ लेते हैं. V इज इक्वल टू, एक साथ ले लेता हूं मैं, L यहां पे ये आ गया L, डिवाइड में आ गया A, और ये 1 अपॉन सिग्मा, और मल्टीप्लाई में आ गया I. सो यहां एक बात समझने वाली है कि जो आपकी रेजिस्टिविटी होती है, क्या होती है रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी का जस्ट रेसिप्रोकल होता है कंडक्टिविटी. दैट इज व्हाट रेजिस्टिविटी. वी विल अंडरस्टूड इन डिटेल ऑल्सो. दिस इज रेजिस्टिविटी एंड दिस इज कंडक्टिविटी. तो रेजिस्टिविटी का जस्ट उल्टा कौन होता है, कंडक्टिविटी. सो 1 अपॉन सिग्मा इज रिप्लेस बाय रो मल्टीप्लाई विद दिस L डिवाइडेड बाय A एंड I. एंड एज यू नो दैट R इज इक्वल टू फॉर्मूला 10 क्लास में पढ़ा होगा, रो L डिवाइडेड बाय A. तो दिस रो L डिवाइडेड बाय A जो है, this condition, this particular things, okay, this is going to be replaced by
R. So we got the mathematical expression V is equals to IR. हमने ओम्स लॉ डिड्यूस कर लिया. वापस समझा रहा हूं, ढंग से समझ लेना, कहीं प्रॉब्लम से तुरंत पूछ लेना. ओके, J इज इक्वल टू सिग्मा ए लिखा. J का फॉर्मूला हमें पता है I डिवाइडेड बाय A, एंड V का फॉर्मूला हमें रिलेशनशिप से निकलेगा E डॉट एल. सो E इज इक्वल टू V बाय एल यहाँ पे पुट किया. सिग्मा का सिग्मा यहाँ पे V रहने दिया क्योंकि मेरे दिमाग में फॉर्मूला बैठा हुआ है ओम्स लॉ का. V इज इक्वल टू मुझे क्या निकालना है? IR निकालना है. क्या निकालना है मुझे? IR. ये ध्यान रखना. तो I इज इक्वल J इज इक्वल टू I डिवाइडेड बाय सिग्मा का सिग्मा V बाय एल. सो V इज इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा I L अपॉन ए. 1 अपॉन सिग्मा L अपॉन यहां ले लिया, I सेपरेटली ले लिया क्योंकि मुझे I मिल गया. अब R निकालना है मुझे. सो 1 अपॉन सिग्मा किसका रेसिप्रोकल होता है? रेजिस्टिविटी का. तो 1 अपॉन सिग्मा को हमने किससे रिप्लेस कर दिया? दिस 1 अपॉन सिग्मा इज रिप्लेस बाय रो, एंड रो इज रेजिस्टिविटी. ओके, और यहां पे हमने लिख दिया V इज इक्वल टू रो L अपॉन ए मल्टीप्लाई विथ क्या हो गया? I. सो दिस इज अगेन रिप्लेस बाय R. ओके, दिस इज अगेन रिप्लेस बाय R. ये ध्यान रखना. So now V is equals to IR, we got it the mathematical expression. So hopefully सभी हीरो लोगों को समझ में आ गया होगा. किसी हीरो लोगों को नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट करें, एक बार और रिवाइज करके वीडियो देख लें. So this is पेज नंबर 2. Now we are moving towards to the forward topic. So उसके बाद मैंने थर्ड टॉपिक बोला था, तो उस थर्ड टॉपिक को एक बार मैं लिख लेता हूँ, मेंशन कर लेता हूँ ताकि आप लोग समझ लें अच्छे से उसको. ठीक है. Okay, the third topic is factors affecting resistance. So कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं? So what are the factors affecting रेजिस्टेंस? तो वो देख लेते हैं एक बार, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमें समझने हैं यहाँ पे. सो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस. तो सबसे पहले स्टूडेंट को ये समझना होगा कि रेजिस्टेंस होता क्या है. सो थिंक अबाउट दैट. 30 सेकंड दे रहा हूं. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली मीनिंग ऑफ रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस को पहले समझ लेते हैं. इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल. एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ऑलरेडी ये मटेरियल में होती है. ओके, मटेरियल दैट ऑलवेज opposes the flow of current inside the conductor. तो यहां पे हमें रेजिस्टेंस समझ में आना चाहिए कि सर एक ऐसी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जो हमेशा करंट के फ्लो को क्या करती है? अपोज करती है. दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस. एंड बेसिकली यू नो दैट कि यूनिट क्या है. यूनिट एक साइंटिस्ट की मेमोरी में रखी गई है जिन्होंने रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट दुनिया के सामने रखा था. द यूनिट इज ओम. प्लीज रिमेंबर, द यूनिट इज ओम. ओके, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? ओम हो जाएगी. नाउ लेट्स ट्राई टू डिस्कस. सो कौन सा पहला फैक्टर है जो इफेक्ट करता है? ओके, सो फर्स्ट फैक्टर इफेक्ट ऑफ लेंथ. वीडियो बड़ा नहीं हो जाए इसलिए मैं शॉर्ट में समझाऊंगा. इफ यू वांट नोट्स सो आप पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे मुझे 960286 और 7817 पे. सो सभी हीरो लोगों को समझ में आना चाहिए. मेरे लिए सभी हीरो हैं आप लोग. ठीक है. सो इफेक्ट ऑफ लेंथ की अगर मैं बात करूं, सो यहां पर रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के. कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो डायरेक्टली इफेक्ट किसके ऊपर होगा?
यहां पर डायरेक्टली इफेक्ट होगा रेजिस्टेंस के ऊपर. इफ लेंथ इज इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस इज इंक्रीजेस. इफ लेंथ इज डिक्रीजेस, देन रेजिस्टेंस इज ऑल्सो डिक्रीजेस. सो डायरेक्टली इफेक्ट हुआ किसके ऊपर? लेंथ के ऊपर. तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट को समझ में आ गया होगा, इसमें कोई लिखवाने की जरूरत नहीं है. डायरेक्टली आपको समझना है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लेंथ. सर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ओके. सेकेंड, इफेक्ट ऑफ एरिया. इफेक्ट ऑफ एरिया. देखो लेंथ को क्या समझ सकते हो, अगर जितना लेंथ में ज्यादा वायर होगा तो उसका रेजिस्टेंस भी उतना क्या होगा? ज्यादा होगा. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एरिया. सो एरिया जो होता है हमारा वो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल. क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल. आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. कहने का मतलब ये है, आप अगर एरिया को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. अगर आप एरिया को डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. ऐसा एप्लीकेशन कहां पे है? आपने फ्यूज वायर देखा होगा. फ्यूज वायर को हमेशा बहुत ज्यादा पतला रखते हैं, थीन. थीन रखने की वजह क्या है? अगर आप थीन रखेंगे और हायर वोल्टेज आया तो हायर वोल्टेज आएगा तो एरिया कम है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? ज्यादा. एक थीन वायर है तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? ज्यादा. सो द फाइट बिटवीन हायर वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस, तो वो वायर में क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा. क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? हीटिंग इफेक्ट. और जैसे ही हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ, वायर अपने आप को क्या कर लेगा? ब्रेक कर लेगा. और जैसे ही कॉपर वायर अपने को ब्रेक कर लेगा तो सारे इक्विपमेंट जो अंदर जल रहे थे या जलने वाले थे वो सारे क्या हो जाएंगे? सेफली प्रोटेक्ट हो जाएंगे. ओके. तो यहां तक समझ में आ गया इफेक्ट ऑफ एरिया. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इफेक्ट ऑफ मटेरियल. इफेक्ट ऑफ मटेरियल. अलग अलग मटेरियल के लिए यहां पर अलग अलग रेजिस्टिविटी होती है. क्या होती है? अलग अलग रेजिस्टिविटी. क्योंकि जैसे ही रेजिस्टिविटी अलग अलग होगी तो रेजिस्टेंस भी उसका क्या हो जाएगा? अलग अलग होगा. ये बात हमें समझनी होगी एक एग्जांपल लेकर. यहां समझते हैं. फॉर डिफरेंट मटेरियल द रेजिस्टेंस इज डिफरेंट. मैं लिख देता हूं यहां पर. फॉर डिफरेंट मटेरियल resistivity is different. For example, the best conductor is silver. नंबर 1 अगर कंडक्टर है तो वो कौन है? सिल्वर है. सिल्वर की जो रेजिस्टिविटी होती है 1.6 होती है 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर होती है. वेयर कॉपर की जो यहाँ पे रेजिस्टिविटी होती है वो होती है 1.7 इंटू 10⁻ क्या है? -8 ओम इंटू मीटर. तो ज्यादा किसकी है? कॉपर की. इसलिए जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा. बेस्ट कंडक्टर कहा जाता है. सो मटेरियल वाइज भी यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होगा? वेरी करेगा. सो यू आर इन 12th स्टैंडर्ड, दैट्स व्हाई वी आर हैव टू बी डिस्कस ऑल थिंग इन डिटेल. नाउ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. बात कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है सर, वो बात कर लेते हैं यहाँ पर. तो सभी हीरो लोगों को समझ में आ रहा हो तो प्लीज 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 ढंग से समझिएगा, कोई स्किप मत करना वीडियो. ठीक है. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात कर लेते हैं. तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में सबसे पहले हमें समझना होगा कि यहां पर फोकस किसके ऊपर करना है? 3 चीजों पे करना है. लेकिन हम यहां 2 बात करेंगे क्योंकि चैप्टर 17 में आएगा ये. कंडक्टर और एक होता है आपका सेमी कंडक्टर. दोनों के अंदर डिफरेंट है. अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस भी इसमें क्या होता है? इंक्रीज होता है. अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाता है? डिक्रीज. ये पॉसिबल इवेंट किस में होता है? कंडक्टर में होता है. तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, सर व्हेन वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेजिस्टेंस इज ऑल्सो इंक्रीजेस बट इन कंडक्टर. बट सर प्रॉब्लम यहां आती है जब अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज करते हो तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा. किसके अंदर? कंडक्टर में होगा. वी विल अंडरस्टैंड इन डिटेल इन चैप्टर 17 वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, ये सारी बात करेंगे. यहां बस आपको याद रखना है, दिमाग में बैठा लेना है. यहां उल्टा है. अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस यहां क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. और अगर यहां टेम्परेचर को आप डिक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. तो बोथ द थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर. ऐसा इसलिए होता है कि भाई जितनी भी डिवाइसेज हैं जो 0 से 25 वोल्ट के बीच में बनती है वो सारी सेमीकंडक्टर में आ जाती है. एंड अबव टू 25 वोल्ट ये सारी किस में आ जाती है? कंडक्टर में आ जाती है. तो आपको इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी समझ में आ गया होगा फॉर डिफरेंट
मटेरियल, कंडक्टर है, इंसुलेटर है, इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी। सो यहाँ हमने इफेक्ट बात कर ली। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो वापस पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। ओके, इफेक्ट ऑफ लेंथ समझ में आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो इंक्रीज करेगा तो ये भी इंक्रीज करेगा। इफेक्ट ऑफ एरिया समझ में आ गया, जिसमें एरिया इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। एरिया इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा, एरिया डिक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। तो सभी हीरो लोगों को समझ में आ गया होगा जो हमने 4 इफेक्ट की बात की। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक, रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। किसकी बात कर लेते हैं, रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। चलो एक बार इसको बात कर लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी क्या होती है और कंडक्टिविटी क्या होती है उसे थोड़ा समझ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट रेजिस्टिविटी। सबसे पहले बात कर लेता हूं मैं आपको कि रेजिस्टिविटी क्या होती है। ओके, so let's try to understand resistivity. That concept is very important. It is the property of material. It is the property of material. Okay, it is a property of material that offers resistance to the conductor, semiconductor, and insulator। तो ये तो पता ही होगा, कंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है, सेमीकंडक्टर जिसमें समटाइम्स इलेक्ट्रिसिटी फ्लो एंड समटाइम इट इज नॉट पॉसिबल, इंसुलेटर जिसमें कभी फ्लो होती ही नहीं है। इसकी यूनिट क्या होगी? सो इसकी यूनिट निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हमने रिलेशन अभी निकाले L डिवाइडेड बाय A। ओके, अभी हमने पढ़ा था ये वाला 1 2, इसी को यूज करके करेंगे। जैसे ही आप प्रपोर्शनल हटाएंगे, दिस प्रपोर्शनल सिंबल आई एम गोइंग टू रिमूव, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो L डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, A। सो दिस रो इज इक्वल टू RA अपॉन L, ये आपकी है रेजिस्टिविटी। सो द सिंबल ऑफ रेजिस्टिविटी इज रो। क्या बोलते हैं, रो, घर पे रो नहीं, यहाँ रो। सो सभी हीरो लोगों को समझ में आ गया होगा। इसकी अगर यूनिट की बात करें तो आर की क्या होती है, ओम, और एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर, और डिवाइड में लेंथ की क्या होती है, मीटर। तो कैंसिल हो गया, तो फाइनल क्या आ गई यूनिट, ओम इंटू मीटर। डैश ही लिखते हैं यहाँ पर, ओम इंटू मीटर बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, ओम इंटू मीटर। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। अब मूव करते हैं, ये आपका पेज नंबर 3 हो गया। सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स टू द नेक्स्ट पेज। इसमें बात कर लेते हैं। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट रेजिस्टिविटी, यू अंडरस्टूड होपफुली। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को ढंग से समझना, क्योंकि इसके डायमेंशन निकालने के टाइम में कंफ्यूजन नहीं हो जाए आपकी। कंडक्टिविटी रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा। कंडक्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा। इसे ढंग से समझ लेना, कोई समस्या हो तो अभी पूछ लेना। पूछने का मतलब कमेंट कर लेना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, बाकी दिक्कत तो नहीं आएगी। व्हाट इज कंडक्टिविटी? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ Sir, it is the reciprocal of resistivity। रेजिस्टिविटी किसको ऑफर करता है, रेजिस्टेंस को ऑफर करता है, और इसका जस्ट उल्टा कौन होता है, कंडक्टिविटी होती है। सो इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। मैथमेटिकली वी कैन से दैट मैथमेटिकली सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। अब क्या है, इसकी यूनिट निकालनी है।
देखो यूनिट इसकी क्या हो जाएगी, जो यूनिट रेजिस्टिविटी की थी, रेजिस्टिविटी की क्या थी, ओम इंटू मीटर थी, तो इसकी हो जाएगी ओम इनवर्स और क्या हो जाएगी, मीटर इनवर्स। लेकिन कई बार नीट एग्जामिनेशन में इसका क्वेश्चन पूछा हुआ है, वो क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ, पूछा क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन, डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टिविटी रेसिप्रोकल। रेजिस्टिविटी रेसिप्रोकल कौन हुआ, कंडक्टिविटी हुई। एंड नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ कंडक्टिविटी। तो सबसे इजी ये होगा कि आप सिग्मा इज इक्वल टू क्या लिख दो, सबसे पहले 1/रो लिख दो, एंड रो इज इक्वल टू, यू नो दैट क्या फॉर्मूला होता है, आर ए अपॉन क्या होता है, एल। तो यहां जैसे आप लिखोगे आर ए अपॉन एल, तो एल ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा एल अपॉन आर ए। अब आपको पता है कि एक फॉर्मूला होता है आर के लिए, क्या हो जाएगा, वी बाय आई, तो आई ऊपर चला गया, मल्टीप्लाई में एरिया आ गया। एज यू नो दैट वी इज इक्वल टू जनरल फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू बाई क्यू। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, एल इंटू आई डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, डब्ल्यू डिवाइडेड बाय क्यू, क्यू ऊपर आ जाएगा और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, एरिया। एंड नाउ यू नो दैट क्यू इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है आई टी, और W इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये छोटी छोटी क्लास में पढ़ा होगा आपने। तो L का L, I का I और Q इज इक्वल टू हो जाएगा I इंटू टी, और W इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू एरिया। अब यूनिट लिखते हैं इसकी। लेंथ की क्या होगी, डायमेंशंस L1, RA की क्या होती है, A1, इस I की भी क्या होगी, A1, और टाइम की क्या होती है, T की पावर 1। नाउ यू नो दैट फोर्स की पूरी डायमेंशन आपको याद होनी चाहिए, छोटे छोटे बच्चों को भी याद होगी जो 11 में पढ़े होंगे। M1 L1 T माइनस 2 मल्टीप्लाई विथ L1 एंड एरिया इज L2। तो अब इसको सॉल्व करें तो ये जो L1 ऊपर लिखा है मैंने, तो L1 से L1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये L1 से L1 क्या हो गया, कैंसिल। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ऊपर आ गया A2 और क्या आ गया T1, नीचे कितना आ गया, m पावर 1 t माइनस 2, और इधर आ गया l पावर 3। तो यहां m ऊपर जाएगा तो पावर कितनी हो जाएगी, -1, और जैसे ही यहाँ पे t ऊपर जाएगा तो t क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान रखना, ये -2 था, पहले तो l को लिखना है हमें, तो l क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ओके, तो अब t -2 किया है और ऊपर t क्या लिखा है, पावर 1 है, तो ये हो जाएगा t -1, और मल्टीप्लाई में हमारा क्या आ जाएगा, इधर वो चीजें ऐसी जिसको समझना है, M1 L1 T -2 पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2, ये हो जाएगा प्लस का 3, सॉरी फॉर दैट, प्लस का 3 हो गया, और यहां आ जाएगा हमारा a की पावर +2। सो फाइनली डायमेंशन क्या आई हमारे पास, सर m की पावर -1 आई सर, l की पावर -3 आई सर, और t की पावर +3 आई, और a की पावर 2। सो दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी, रेसिप्रोकल। याद रखना, रेसिप्रोकल कहती है, बच्चे के दिमाग में आना चाहिए, दिस इज द कंडक्टिविटी। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, दैट इज कंडक्टिविटी। सो वी गॉट द डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टिविटी इज m पावर -1, l -3, t +3 एंड a टू दी पावर 2, दैट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ सिग्मा। उम्मीद करता हूं आज आपको समझ में आया होगा, एंड थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। सो आपके लिए नेक्स्ट वीडियो आएगा एस के सर के साथ। थैंक यू सो मच, जय हो, थैंक यू।